Begin solving the CMS paper. CMS एग्जामिनेशन 2025 का जो पेपर था उसमें एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन माय प्रीवियस वीडियो अबाउट द डिटेल्स अबाउट द CMS एग्जामिनेशन, कैसे होता था क्या होता था। मैं आज ये 2025 वाले पेपर का डिटेल्ड आंसर वाला बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें पेपर वन जो होता है उसमें आपका जनरल मेडिसिन होता है और पीडियाट्रिक्स होता है। ठीक है, तो आपका जनरल मेडिसिन जो होता है बेसिकली वो स्टार्ट होता है। ओके, इसमें बेसिकली आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ड साउंड इज बेस्ट हर्ड विद द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप। तो इसमें आपको पता होना चाहिए बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप और जो डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप है उससे कौन कौन से साउंड अच्छे से सुने जा सकते हैं। जो बेल होती है उससे हम लो पिच्ड साउंड सुनते हैं। ठीक है, लो पिच्ड साउंड। ठीक है, और जो हमारा डायफ्राम होता है उससे हमें हाई पिच साउंड सुनाई पड़ते हैं। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस, दैट इज ओपनिंग स्नैप है हमारे पास। ओपनिंग स्नैप जो होती है वो बेसिकली हाई पिच होती है। ठीक है, इसीलिए वो हमारी डायफ्राम से सुनाई पड़ेगी। ठीक है, सिस्टोलिक क्लिक की बात करें तो ये हमारी हाई पिच होती है, अगेन ये डायफ्राम से ही सुनाई पड़ेगी। जो थर्ड हार्ड साउंड होता है ये हमारा लो पिच का होता है, और जो मिड डायस्टोलिक मरमर होते हैं ये भी हमारे लो पिच रम्बलिंग होते हैं। ये जो दोनों हमारे बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से सुनाई पड़ेंगे। देयरफॉर इन दीज गिवन ऑप्शंस वी हैव दिस एज आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट for the diagnosis of the ventricular aneurysm, a patient with the recent myocardial infarction। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, पैराडॉक्सिकल impulse on the chest, persistent ST elevation on ECG, unusual bulge from the cardiac sellouts on the X-ray, and presence of pulsus paradoxus। इसमें ऑप्शंस देखने के बाद आपको ये देखना है कि वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म किसी किसकी वजह से हो सकता है, मतलब क्या क्या दिखाएगा। पैराडॉक्सिकल वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म क्या होता है, आपका जो हार्ट होता है उसका बेसिकली जो वॉल जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो बेसिकली आफ्टर एमआई के बाद यूजुअली जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह वो बल्ज आउट हो जाते हैं। ठीक है, बल्ज होने की वजह से वहाँ पे एन्यूरिज्म हो जाता है, दिस इज वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। इसमें पैराडॉक्सिकल इंपल्स ऑन द चेस्ट वॉल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा चेस्ट होता है जो कि यहाँ पे बल्जिंग होती है सिस्टोल के टाइम पे आपकी इंपल्स यहाँ पे मिलेगी, पैराडॉक्सिकल इंपल्स होता है। ठीक है, ऑन द चेस्ट वॉल। ठीक है, परसिस्टेंट एसटी एलिवेशन ऑन द ईसीजी पे एसटी एलिवेशन आपको मिलता है, दिस इज द साइन। देन अनयूजुअल बल्ज फ्रॉम द कार्डियक सेल आउट ऑन द एक्सरे, अनयूजुअल बल्ज भी मिलता है क्योंकि आपका ये वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ पैराडॉक्सिकल पल्सस पैराडॉक्सस, पल्सर पैराडॉक्सस आपने पढ़ा होगा कार्डियक टेम्पोनॉइड में मिलता है, कार्डियक टेम्पोनॉइड में मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म में नहीं, तो कार्डियक टेम्पोनॉइड में होता है, इसीलिए आपका चौथा ऑप्शन गलत हो गया। इसमें आपका आंसर है आंसर नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द सबक्यूटेनियस नोड्यूल इन द rheumatic fever। They are present over the flexor aspect of the forearm. They are painful tender nodule. The usual size of these nodule is 3 to 5 centimeter. They typically appear more than 3 weeks after the onset of the other clinical manifestation. Now, as you know, the subcutaneous nodules in the rheumatic fever are usually painless. They are firm and mobile. ठीक है, ये यूजुअली जो आपके सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं ये आपके एक्सटेंसर सरफेस पे ही मिलते हैं। ठीक है, और वो लेट मैनिफेस्टेशन, ये सारी फीचर्स हमने रूमेटिक फीवर में पढ़ रखी थी। ठीक है, दे आर प्रेजेंट ओवर द फ्लेक्सर सरफेस ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म, एकदम गलत बात है, ये एक्सटेंसर सरफेस पे मिलते हैं। ठीक है, देन दे आर पेनफुल टेंडर नोड्यूल, नहीं भाई ये पेनफुल नहीं होते हैं, नॉन टेंडर होते हैं। ठीक है, और यूजुअल साइज जो होता है नोड्यूल का अकॉर्डिंग टू दिस इज 3 to 5, नहीं भाई ये 0.22 0.22 0.5 to 0.5 to 0.5
5 to 2 सेंटीमीटर इसके अराउंड होते हैं, ये साइज रहता है इसका, ना कि 3 to 5 सेंटीमीटर। दे आर टिपिकली अपीयर मोर देन 3 लेट मैनिफेस्टेशन बताया मैंने, दैट इज 3 वीक के बाद अपीयर कर रहे हैं आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये पॉइंट सही होता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर सिंस दे आर आस्किंग द करेक्ट आंसर फॉर द रिमेटिक फीवर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द कैरेकोम मर्मर। कैरेकोम मर्मर के लिए क्या सही है? सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर है ड्यू टू मिट्रल रिगर्जिटेशन, सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर है ड्यू टू मिट्रल वेल्वुलाइटिस, देन हार्श अर्ली डायस्टोलिक मर्मर है ड्यू टू एओर्टिक रिगर्जिटेशन, ब्लो लेट सिस्टोलिक मर्मर है ड्यू टू एओर्टिक स्टेनोसिस, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें जो होता है बेसिकली एज यू नो कैरेकोम मर्मर हमें रोमैटिक फीवर में मिलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली शॉर्ट सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर होते हैं जो कि एपेक्स पे हर्ड होते हैं ड्यू टू द एक्टिव रिमेटिक मिट्रल वेल्वुलाइटिस। ठीक है, अब इसमें हमारा आंसर ये हो जाता है, क्यों? सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर होते हैं ड्यू टू मिट्रल वेल्वुलाइटिस। ठीक है, ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट and next question, that is which of the following statement is correct regarding the opening snap in the patient of mitral stenosis। opening snap best heard होती है with the bell of stethoscope, then intensity of the opening snap becomes louder when the valve is calcified, opening snap moves closer to the second sound as the stenosis becomes more severe, opening snap is best heard at the second left intercostal space। इसमें मेन चीज क्या है? जो ओपनिंग स्नैप होती है एज यू नो इट इज अ हाई पिच। ठीक है, हाई पिच होती है ओपनिंग स्नैप। ठीक है, एज आई हैव टोल्ड ओवर हियर, सी जो ओपनिंग स्नैप हाई पिच होती है इसलिए डायफ्राम से हार्ड होगी। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें सही वाला बताना है। तो ये बेल से हार्ड होगी? नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपने एक्सक्लूड कर दिया, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, देन इंटेंसिटी ऑफ ओपनिंग स्नैप बिकम लाउडर व्हेन द वाल्व इज कैल्सिफाइड। वाल्व कैल्सिफाइड है तो इंटेंसिटी लाउडर होगी? नहीं। ठीक है, जब वाल्व कैल्सिफाइड होगी, ठीक है, एंड इमोबाइल हो जाएगी तो ओपनिंग स्नैप बेसिकली डिसअपेयर कर जाएगा या फिर फेंट हो जाता है। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, देन ओपनिंग स्नैप मूव क्लोजर टू द सेकेंड साउंड एज द स्टेनोसिस बिकम सीवियर, दिस इज ट्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस जब होती है वहाँ पे प्रेशर बढ़ने की वजह से अर्ली वेल्व ओपनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो ओपनिंग स्नैप है वो S2 के क्लोज आ जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑप्शन ओपनिंग स्नैप इज बेस्ट हर्ड एट द सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ये भी गलत है। ठीक है, इट इज बेस्ट हर्ड एट द एपेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, that is which one of the following response to the intravenous adenosine is correctly matched। ठीक है, अरिथमिया के साथ रिस्पॉन्स दिया है, दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन टर्मिनेशन, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल रीएंट्रेंट टैकीकार्डिया टर्मिनेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया टर्मिनेशन कंप्लीट रिकवरी, एट्रियल फ्लटर टर्मिनेशन कंप्लीट रिकवरी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है जो एडिनोसिन होता है बेसिकली आईवी अगर हम दे रहे हैं तो वो क्या टर्मिनेट कराएगा। ठीक है, एज वी हैव रेड AVNRT को टर्मिनेट करता है। ठीक है, AVNRT क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल रीएंट्रेंट टैकीकार्डिया। ठीक है, तो इसको बेसिकली टर्मिनेट कराएगा, तो दिस इज आवर ऑप्शन। एट्रियल फिब्रिलेशन को टर्मिनेट नहीं कराता है, VT को नहीं कराता है, एट्रियल फ्लटर्स को भी नहीं कराता है। ठीक है, तो एडेनोसिन आईवी आपका AVNRT को टर्मिनेट कराता है, दिस आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर यूजिंग द मीटर डोज इनहेलर। ठीक है, नाउ सी दिस क्वेश्चन, that is consider following the meter dose inhaler, incline the head backward to minimize the oropharyngeal deposition, remove the cap and shake the inhaler, breathe out gently and place the mouthpiece into the mouth, hold the breath for 10 seconds, simultaneously begin a slow deep inspiration, depress the canister and continue to inhale।
For this question you should remember shake, exhale, inhale, press, hold and breath. ठीक है. And now see the options. As you can see in these option, सबसे पहला shake होगा. ठीक है. That is remove the cap and shake the inhaler. shake के बाद है मैंने बोला exhale. ठीक है. shake, exhale. See the second option. इसमें आपको third option, that is breath out gently and place the mouthpiece into the breath out. exhale, shake, exhale. ठीक. शेक के बाद एक्सेल. ठीक है. देन उसके बाद इनहेल प्लस प्रेस. इनहेल करते टाइम प्रेस करना है. तो इसमें आएगा इंक्लाइन द हेड बैकवर्ड. फिर इंक्लाइन करो बैकवर्ड टू मिनिमाइज द ओरोफेरिंजियल डिपोजिशन. ठीक है. इनहेल करना है. ठीक है. देन तो आपका सबसे पहला नंबर हो गया 2. 2 के बाद हो गया 3. ठीक है. 3 के बाद हो गया 1. ठीक है. फिर 1 के बाद हो गया आपका. फिर इसके बाद साइमल्टेनियसली बिगिन अ स्लो डीप इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन इनहेल है. ठीक है. डिप्रेस द कैनिस्टर एंड कंटिन्यू टू इनहेल. ठीक है. फिर हो गया 5. 5 के बाद हो गया आपका रिमूव द कैप एंड नहीं 5 के बाद बचा होल्ड द ब्रेथ फॉर 10 सेकेंड. ठीक है. फिर 4. ठीक. सो योर आंसर विल बी 2, 3, 1, 5, 4. This is your answer. ठीक. Now coming to this question, that is under the stepwise approach to the management of the bronchial asthma, one of the following is correct initial treatment at the step 1 for the patient diagnosed with the asthma. ठीक है. तो बेसिकली स्टेप वाइज अप्रोच पढ़ा था ब्रोंकियल अस्थमा में, वही है. ठीक है. लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही चलाते हैं सबसे पहले. ठीक है. देन बाकी ऑप्शन देखने को मतलब नहीं है इसमें खास. ठीक है. 62 year old male chronic smoker have been diagnosed with the chronic obstructive COPD से डायग्नोज्ड है. 62 year old male chronic smoker है. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करोगे तो रेशियो FEV1 in 1 second to FEVC was 0.6 and FEV1 was 70% of the predicted. What is the severity of the airflow obstruction in this patient as per Gold's criteria? For this question, since जो हमें FEV1 upon FVC दे रखा है, क्योंकि वो 0.7 से कम है, that is 0.6 है. ठीक है. इसका मतलब COPD तो है बंदे को. COPD मतलब ऑब्स्ट्रक्शन तो है एडिशनल. अब इसके बाद गोल्ड्स क्राइटेरिया देखने के लिए स्टेज 1 माइल्ड जो होता है, माइल्ड का मतलब होता है FEV1 जो है आपका 80 से ऊपर होना चाहिए. ठीक है. 80% से ऊपर होना चाहिए FEV1 प्रेडिक्टेड. ठीक है. और मॉडरेट होना चाहिए तो आपका 50 से लेके 79 के बीच में होता है. और सीवियर केसेस में 30 से लेके 49 तक होता है. लेस देन 30 होता है वेरी सीवियर. तो FEV1 हमारा 70 दे रखा है. 70 दे रखा है मतलब किस में आएगा, स्टेज 2 में आएगा. इसका मतलब मॉडरेट ये है आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिनोट्स द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस. ठीक है. ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल रिसेसिव होता है यानी आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस. ठीक है. देन which of the following condition are contraindication for non-invasive positive pressure ventilation in the patient with respiratory failure. ठीक है. इसमें क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटी है, सिग्निफिकेंट बर्न है, देन रेस्पिरेटरी फेलियर विद PA CO2 ऑफ 60 mmHg, कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी. इसमें हमें सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ठीक है. तो इसमें बेसिकली जो नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, आपको नॉन इन्वेजिव किस में देना होगा बस वो देखना है. ठीक है. नॉन इन्वेजिव बाकी सारे हो जाएंगे. ठीक है. नॉन इन्वेजिव क्रेनियोफेशियल एनाटॉमी में देना पड़ा जब एबनॉर्मलिटी ही क्रेनियोफेशियम में प्रॉपर्ली है, मास्क सही से लगेगा ही नहीं तो नॉन इन्वेजिव आप कर ही नहीं सकते, इन्वेजिव में ही जाना पड़ेगा. ठीक है. तो दिस इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन. ठीक है. सिग्निफिकेंट बर्न है, बहुत ज़्यादा बर्न है बॉडी
आपको देना पड़ेगा, इन्वेजिव ही करना पड़ेगा इसमें भी। देन रेस्पिरेटरी फेलियर PaCO2 सिर्फ दे रखा है इन्होंने, ठीक है। 60 mmHg तक है। एक तो हाइपरकेपनिया हो रखा है इस पेशेंट में, तो इसमें तो हम ये वाला नॉन इन्वेजिव वाला ही यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ एन इंडिकेशन, ठीक है। दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। दिस इज कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी, दिस इज इन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। तो हमारे जो करेक्ट आंसर्स हैं 1, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 4 आपका इसमें दे रखा है, दैट इज बी इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट द एक्सटेंसिव स्क्लेरोसिस ऑफ द स्किन of the chest wall, extensive sclerosis of the skin of the chest wall, which restrict the chest wall movement and is seen as a rare complication of the systemic sclerosis. तो फ्लेल चेस्ट बेसिकली आपने कहाँ पर पढ़ा था? ट्रामा में पढ़ा था, ठीक है। जब दो दो रिब ब्रेक होता है लगातार, ठीक है, अल्टरनेटली, तो वो वाला पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट होता है उसमें, ठीक है। तो इसे हम फ्लेल चेस्ट बोलते हैं। देन हाइड बाउंड चेस्ट किस में बना पढ़ा था? स्क्लेरोडर्मा में पढ़ा था। स्क्लेरोडर्मा में बेसिकली जो स्किन थिकनिंग वगैरह हो जाती है, तो कुछ स्क्लेरोसिस एक्सटेंसिव ये सब दिख रहा है। स्किन ऑफ द चेस्ट वॉल बेसिकली इसका रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, तो हाइड बाउंड चेस्ट ही इसका आंसर है, ठीक है। फिर देख लेते हैं बैरल चेस्ट जो होता है, ये तुम्हारा COPD एम्फाइसीमा में मिलता है, ठीक है। पिजन चेस्ट जो होता है वो तुम्हारा पेक्टस कैरिनेटम में मिलता है, रिकेट्स वगैरह में, ठीक है। रिकेट्स, पिजन चेस्ट, ठीक है। तो दिस इज योर स्क्लेरोडर्मा की कंडीशन एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हाइड बाउंड चेस्ट आपका आंसर है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस। pH 7.6 है, प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन 0.5 ग्राम पर डेसीलीटर है, टोटल सेरम प्रोटीन 6.5 ग्राम पर डेसीलीटर, प्लूरल फ्लूइड LDH 100 यूनिट है, ठीक है, और सेरम LDH 300 है, ठीक है। What is most likely the diagnosis? So to solve this question आपको लाइट्स क्राइटेरिया आना चाहिए। लाइट्स क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है? जो प्लूरल फ्लूइड होता है अपॉन में सेरम, ठीक है, उसका प्रोटीन और हम LDH दोनों का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन जो होता है, प्लूरल फ्लूइड अगर इसका रेशियो लें 0.5 अपॉन 6.5 अगर हम करेंगे तो इट इज़ अराउंड, ठीक है। तो ये कुछ आपका अप्रॉक्सीमेटली 0.07 आएगा, ठीक है जाके। तो ये जो अगर आपका प्रोटीन का लेवल होता है, प्रोटीन का लेवल अगर इट इज़ लेस देन 0.5 से लेस है, दैट इज़ ये है, इसका मतलब ये ट्रांजिडेट है, डेट, ठीक है। और जो आपका इसमें एंड जो LDH का रेशियो होता है, प्लूरल फ्लूइड अपॉन योर सेरम LDH, ये आपका 100 अपॉन 300 जब आप करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका आ जाएगा 0.33, ठीक है, 0.33। तो ये भी आपका 0.6 से कम है, ठीक है, 0.6 से कम है, इसका मतलब ये ट्रांजिडेट है, ठीक है। तो जो प्रोटीन होता है और LDH होता है, इन दो चीज़ों का प्रोटीन जो हमारा है उसका रेशियो अगर 0.5 से कम आ रहा है, इन दैट केस इट इज़ अ ट्रांजिडेट, एंड इफ इट इज़ मोर देन 0.5 इट इज़ अ एक्सुडेट, ठीक। LDH हमारा 0.6 से उसका रेशियो, ठीक है, अगर 0.6 से कम आ रहा है तो इट इज़ ट्रांजिडेट, एंड मोर देन 0.6 आ रहा है तो इट इज़ exudate, ठीक है। This you have to remember. Then what is most likely the diagnosis? As you can understand by these options, pancreatitis exudative होती है, ठीक है। मिक्सेडिमा तुम्हारा ट्रांजिडेटिव होता है, सार्कोइडोसिस एक्सुडेटिव होती है, अगेन सब इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस अगेन एक्सुडेटिव होती है, तो आपका आंसर होता है मिक्सेडिमा, ठीक है। Now coming on the 14th question, that is Masson's body जो होता है formed due to the proliferation of the immature collagen, a characteristic histopathological finding seen in which of the following condition? Lymphocytic interstitial pneumonia, cryptogenic organizing pneumonia, and desquamative interstitial pneumonia, and respiratory bronchiolitis.
इस क्वेश्चन में तो बेसिक हिस्टोपैथोलॉजिकल क्वेश्चन है, मेसन्स बॉडी किस में मिलेंगी, ठीक है। लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन निमोनिया में लिम्फोसाइट मिलेंगे, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया इसमें मिलता है तुम्हारा मेसन्स बॉडी, ठीक है। डिस्क्वेमेटिक इंटरस्टिशियल निमोनिया बेसिकली स्मोकर्स वगैरह में मैक्रोफेज मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, इसमें भी तुम्हारे मैक्रोफेजेस मिलता है, ठीक है। कंडीशन फॉलोइंग द स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी फंक्शन इन द ओल्ड एज, there is increasing ventilation perfusion mismatch, there is increased ventilatory response to the hypoxia and hypercapnia, there is decline in the maximum oxygen intake leading to reduction in the cardiorespiratory reserve, there is decline in the forced expiratory volume to forced vital capacity by around 0.2% per year after the 40s। इसमें आपको सही आंसर्स बताने हैं, ठीक है। देयर इज इंक्रीजिंग वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, सही बात है। एज के साथ बीक्यू जो है आपका मिसमैच शुरू हो जाता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। देयर इज इंक्रीज्ड वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया, इंक्रीज वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स ना भाई, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। देयर इज डिक्लाइन इन द मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक लीडिंग टू रिडक्शन इन द कार्डियोरेस्पिरेटरी रिजर्व, तो एज के साथ कार्डियोरेस्पिरेटरी रिजर्व तो डिक्रीज होंगे, ठीक है। डिक्लाइन इन मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक नहीं कर पाता, रिडक्शन इन द कार्डियोरेस्पिरेटरी रिजर्व होता है, सही है, ठीक है। देयर इज डिक्लाइन इन द फोर्स्ड एक्सपायरेटरी टू फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी बाय अराउंड 0.2% पर ईयर आफ्टर 40s, 40 साल के बाद, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। FEV1 बाई FEVC जो आपका होता है FEV1 बाई FVC, ये 0.2% पर ईयर से घटता जाता है 40 साल के बाद, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया, केवल हमारा दूसरा गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो 1, 3 and 4, तो ये हमारा आंसर हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट in the rheumatoid disease? So in this rheumatoid pulmonary nodules usually asymptomatic रहता है, detected incidentally on the imagining, हाँ सही है ये। rheumatoid pulmonary nodules जो होते हैं वो asymptomatic रहते हैं, मल्टीपल होते हैं, ठीक है, detected incidentally on the imagining। rheumatoid pulmonary nodule often solitary located near the hilum, बस यही गलत बोल दिया है पे इन्होंने, सॉलिटरी नहीं होते हैं, वो नियर द हाइलम भी नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर सब प्लूरल एंड पेरी हाइलर, ठीक है, पेरीफेरल होते हैं, पेरीफेरल सब प्लूरल, ठीक, सॉलिटरी नहीं होते, मल्टीपल होते हैं, ठीक। प्लूरल एफ्यूजन इन दिस पेशेंट ट्रांजिडेटिव होती है, बिल्कुल गलत बात है, एक्सुडेटिव होता है। एक्सुडेटिव होता है जिसमें ग्लूकोज कम होता है, पीएच कम होता है और एलडीएच आपका बढ़ा हुआ होता है, और यूजुअली ये यूनिलेटरल होता है, बाइलेटरल भी नहीं होता है, ठीक है। प्लूरल एफ्यूजन एक्सुडेटिव होता है, यूनिलेटरल होता है, ग्लूकोज कम होता है, पीएच कम होता है, एलडीएच बढ़ा हुआ होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले में, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लूरल एफ्यूजन न्यूमोकोनियोसिस इन दिस पेशेंट इज नोन एज कैल्पन सिंड्रोम, बिल्कुल गलत बात है। जो कैल्पन सिंड्रोम होता है हमारा, क्यों कैल्पन सिंड्रोम आरए न्यूमोकोनियोसिस और मल्टीपल पल्मोनरी नोड्यूल्स होता है, ठीक है, ये होता है, इसमें कोई प्लूरल एफ्यूजन नहीं होता है। न्यूमोकोनियोसिस आरए, ये तो सही बोला इसने, मल्टीपल पल्मोनरी नोड्यूल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस इन्वॉल्विंग एक्सटेंशन ऑफ द इन्फेक्शन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन लीडिंग टू थ्रोम्बोसिस एंड मेटास्टैटिक डिस्पोजल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस क्वेश्चन के लिए आपको बेसिकली फोकस करना है क्वेश्चन में क्या क्या फाइंडिंग दे रखी है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस दे दिया, और इन्फेक्शन जो है आईजेवी दे दी, और वहाँ से टू थ्रोम्बोसिस एंड मेटास्टैटिक डिस्पोजल ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो रहा है। तो दिस इज क्लासिकल ऑफ
लेमीरी सिंड्रोम, ठीक है। अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस देखें तो सिस्टिक फाइब्रोसिस बेसिकली जेनेटिक लंग डिजीज होती है, तो हो नहीं सकती, ठीक है। क्रोनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस जो होता है वो बेसिकली फंगल लंग इन्फेक्शन होता है, अगेन ये भी नहीं होगा। वेजनर वेस्कुलाइटिस होता है, ये भी नहीं हो सकता। बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस तो तुम्हारा इसमें आता है, एक्सक्लूजन से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जिसमें 18वें में, दैट इज 42 ईयर का ओल्ड मैन है विद द हिस्ट्री ऑफ द अल्कोहल डिपेंडेंसी एंड प्रेजेंट विद द प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन रिवील शिफ्टिंग डलनेस, which one of the following is most appropriate drug to relieve this abdominal distension, ठीक है। इसमें आपके पास ऑक्टेरोटाइड है, प्रोप्रानोलोल है, लैक्टुलोज है, स्पाइनोलैक्टोन। तो इसमें आप देख सकते हो ऑक्टेरोटाइड होता है। देन ऑक्टेरोटाइड कहाँ देते हैं, ठीक है। ऑक्टेरोटाइड एसाइटिस में तो कतई यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ऑक्टेरोटाइड बेसिकली रिड्यूस करता है तुम्हारा स्प्लैंक्टनिक वैसोकंस्ट्रिक्शन को, तो पोर्टल प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते थे, ठीक है, वेरिसिकल ब्लीडिंग में, तो ये तो हम यूज़ नहीं करेंगे कतई, ठीक है। इसके बाद प्रोपेनोलॉल होती है, प्रोपेनोलॉल जो होता है वो प्रिवेंट करता है वेरिसिकल ब्लीड इन द सिरोसिस, इसको भी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। लैक्टुलोज है, तो लैक्टुलोज तो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में देते हैं, ठीक है, एसाइटिस के लिए तो यूज़ पता ही नहीं करेंगे। स्पाइनोलैक्टोन जो होता है उसको हम एसाइटिस के लिए इसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। स्पाइनोलैक्टोन बेसिकली जो होता है तुम्हारा, ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है। क्या होता है? एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है। ये जो होता है रिमूव करता है सोडियम को और वाटर को, ठीक है, तो ये एसाइटिस को रिड्यूस करेगा, ठीक है। एज अ क्वेश्चन डिमांड कि भाई 42 साल का आदमी है, हिस्ट्री है अल्कोहल डिपेंडेंसी की, प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन है उसको, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन शिफ्टिंग डलनेस रिवील करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग, तो हमारा यही मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग है अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस फॉर डायग्नोसिस द प्रेजेंस ऑफ द स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर, स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर सबसे अच्छा क्या करा सकते हो? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी करा लो, बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी में देखें एक्सरे ऑफ एब्डोमेन करा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो गॉल स्टोन्स होते हैं वो रेडियो ल्यूसेंट होते हैं, तो हम नहीं कराते। एक्सरे एब्डोमेन जरूरी नहीं देते। कैप्सूल इंडेस्कोपी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए होती, नहीं कराएंगे, ठीक है। सीटी जो है तुम्हारा डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन चूँकि कॉस्टली होता है ये फर्स्ट लाइन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड ही हम कराएंगे, ठीक है। Then, which of the following is biologic agent used in the treatment of the inflammatory bowel disease? Acts as inhibiting enzyme, that is Janus kinase, Janus kinase का inhibitor basically पूछ रहा है, ठीक है। तो जो इन्फ्लिक्सीमैब होता है ये आपने पढ़ा होगा, एंटी TNF अल्फा होता है, TNF मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, ठीक है, तो ये तो नहीं है। फिर अडालीमुमैब भी एंटी TNF अल्फा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये भी नहीं है, ठीक है। वेडोलिजुमैब जो होता है वो इंटीग्रिन इनहिबिटर होता है, ठीक है, इंटीग्रिन इनहिबिटर है, ठीक। टोफासिटिनिब जो होता है दिस इज जैक इनहिबिटर, ठीक है, दिस इज जैक इनहिबिटर, ओके। 20 क्वेश्चन इसमें है, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 20 क्वेश्चन, ठीक, लाइक दैट वी विल गो।